उसके इसके दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका आपके पास अकॉर्डिंग टू बोहर, और एक दूसरा तरीका हो सकता है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम लिखते हैं के में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन में कितने हैं, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये के एल एम एन का मतलब क्या होता है, ये आपके सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फर्स्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे पहले लिख दो, उसके बाद सेकंड सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे कोमा लगा के वो लिख दो, थर्ड सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे कोमा लगा के वो लिख देंगे आप, और फोर्थ सेल एंड सोन, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये पहला तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं सोडियम, तो सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, ये कब होता है ये भी ध्यान रखना, जब एटम आपका न्यूट्रल हो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये आप बता सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2। देखिए कुल मिला के आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और थर्ड सेल के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 281। इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहें, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 17 है। और हाँ ये ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर 30 तक आपको एलिमेंट्स रिमेंबर होने चाहिए, याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं 28। कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बच गए 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पुराना तरीका है बोर मॉडल के हिसाब से, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट आपका क्वांटम मॉडल के हिसाब से, तो क्वांटम मॉडल के हिसाब से बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था एनर्जी का। सबसे पहले 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, एंड उसके बाद याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। इतना तो आपने वैसे याद रखना है एटॉमिक नंबर 20 तक। उसके बाद आपने याद रखना डीपीएस, एफडीपीएस। ये याद करने का तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, इनका जो एनर्जी का ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से, सबसे कम एनर्जी आपकी 1s की होती है। ये आपको पता लग सकता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। इसको कभी कभी बिल्डिंग प्रिंसिपल भी बोल दिया जाता है। तो देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे डी कौन सा आएगा, तो डी की शुरुआत होती है 3 से, क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से, तो 3 4 5। फिर नेक्स्ट डी कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा, 4 5 6। एफ कहाँ से शुरू होता है, 4 से शुरू होता है, 4 5 6 7। 4f के बाद क्या आएगा, 5f आएगा, 5 6 7 8। ये याद करने का तरीका है, मोस्टली आपका काम चल जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अगर इतना भी पता है तो आपका 10th लेवल पे काम बन जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहो सोडियम के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s। अब देखिए 1s के अंदर हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। फिर 2s, s के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s के अंदर 2, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर 2p में 6 आ सकते हैं, 6 डाल दो, टोटल हो गए 8। उसके बाद आता 3s और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ये आपका आ जाएगा 3s1। ये हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इतना आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए। इसी तरह से अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो, हाँ बेटा दिया, समझ में नहीं आया? चलिए दोबारा देख लेंगे इसको एक बार। क्लोरीन के लिए देखो आप, क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 1s2, 2s2,
2p6, 3s2 एंड 3p5। अब देखिए दोबारा से समझिए इसको। मैंने आपको कुल मिला के यहाँ पे बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से लिख सकते हैं, एक बोर मॉडल के हिसाब से और दूसरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से। बोर मॉडल के हिसाब से हम के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं सबसे पहले लिखते हैं, कॉमा लगा के एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से लिखते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है बोर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया सोडियम। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अरेंज करोगे, तो आपको पता होना चाहिए अगर n इक्वल टू 1 है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, n इक्वल टू 2 में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये कैसे निकालते हो, 2n स्क्वायर करके। n इक्वल टू 3 अगर है तो 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास सोडियम के अंदर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड सेल में 8, टोटल हो गए 10, एक बच गया यहाँ पे, एक आपने m सेल के अंदर रख दिया। इसी तरह से क्लोरीन का एग्जांपल मैंने बताया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 हो गए। फर्स्ट सेल में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में बाकी जितने भी बच गए 7 इलेक्ट्रॉन वो आप रख दोगे। ठीक है, तो ये था पुराना तरीका। अब देखिए नया तरीका क्या था, नया तरीका क्वांटम मॉडल के हिसाब से। तो क्वांटम मॉडल के हिसाब से आपने ये जो सीरीज है इसको याद रखना है। सबसे पहले 1s आता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। 4s तक आपने ऐसे ही याद रखना, फिर डीपीएस डीपीएस, एफ डीपीएस एफ डीपीएस। ठीक है, ये याद करने का तरीका। नंबर कैसे लिखोगे, तो डी कहाँ से शुरू होता है, 3 से, 3 4 5 बढ़ते जाओ आगे। फिर डी आ गया आपके पास, 3d के बाद क्या आएगा, 4d आएगा, तो 4 5 6। एफ कहाँ से शुरू होता है, 4 से, 4 5 6 7। नेक्स्ट एफ कहाँ पे आएगा, 5 पे आएगा, तो 5 6 7 8। ये याद करने का तरीका ओबो प्रिंसिपल का। ठीक है, अब देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो सबसे पहले कम एनर्जी वाले सेल के अंदर भरा जाता है या ऑर्बिटल के अंदर भरा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आप सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो कुल मिला के आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज करोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले देखिए 1s आता है, 1s के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगी। उसके बाद 2s आएगा, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। फिर 2p आएगा, 2p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। यहाँ तक आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा आएगा, 3s आएगा, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है क्वांटम मॉडल के हिसाब से। नेक्स्ट क्लोरीन के लिए एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जितने भी बच गए, इसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं लेकिन बच गए 5, तो पांचों के पांचों को आप यहाँ पे रख दोगे और आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एटॉमिक नंबर कम से कम 20 तक तो करना ही करना। ठीक है, आगे भी एक बार लिख के देख लेना सारे के सारे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखा, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों थी, तो रिक्वायरमेंट किस वजह से होती है, इस बात को जो है बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपके पास बढ़ते गए, वैसे वैसे उनका डाटा कलेक्ट करना या एक जगह रखना, सिस्टमेटिक रूप से रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक तरह के एलिमेंट्स को और उनके कंपाउंड्स को एक कैटेगरी में रखते हैं, दूसरे तरह का एलिमेंट और उसके कंपाउंड को अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं। मान लीजिए आपका एक खाली कमरा है, ठीक है, तो खाली कमरे में अरेंजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आपके कपड़े बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको जो है उनको सिस्टमेटिक तरीके से रखना पड़ता है। ठीक है, तो स्टैकिंग करनी पड़ती है, आपको ये पता होगा कि शर्ट कहाँ पे रखनी है, पैंट कहाँ पे रखनी है। ठीक है, इसके अलावा बुक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो लास्ट तक दिसंबर जनवरी तक आते आते जो है आपके पास बहुत सारी बुक्स आती हैं। उन बुक्स में से आपके पास कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो कि
ज्यादा फ्रिक्वेंटली आप यूज करते हैं तो उनको सामने रखते हो, जो कम यूज में आते हैं उनको आप जो है पीछे रखते हैं। ठीक है, कॉपीज वगैरह वो आपके जो है एक जगह रखी होती हैं। तो कुल मिला के क्या है, ग्रुपिंग है। इसी तरह से हमने क्या किया, जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते गए उनको हमने ग्रुप्स में रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया था, ये अटेम्प्ट किया था एंटोइन लेवेजर ने। लेवेजर जो थे ये आपके फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, उनके टाइम पे लगभग 33 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और इन्होंने 4 ग्रुप बनाए थे इन एलिमेंट्स के। गैसेस बोलते थे पहले ग्रुप को, दूसरे ग्रुप को मेटल बोलते थे, तीसरे ग्रुप को नॉन मेटल और चौथे ग्रुप को अर्थ्स। अब देखिए हर एक का मतलब ज्यादातर निकलता नहीं। अर्थ का मतलब ऐसे एलिमेंट होते हैं या ऐसे एग्जैक्टली कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अर्थ का मतलब एलिमेंट नहीं था, इनका मतलब था इनके कंपाउंड से। ठीक है, ऐसे कंपाउंड होते हैं अर्थ जिनका हीटिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब आप उनको हीट करते जाओगे तो उनकी स्टेट के अंदर कोई किसी भी तरह का चेंजमेंट नहीं आता है। तो इनको उन्होंने बोला था अर्थ। तो इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ब्रॉड था। ठीक है, और इसका मतलब तो कुछ निकलता ही नहीं था, तो इसलिए इसको स्किप कर दिया गया और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट किया था डोबरनियर ने। डोबरनियर जो है उन्होंने बताया था कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं, ठीक है, तो हम एक ट्राइड बना सकते हैं और ट्राइड के अंदर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज आपका बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल के आता है। ठीक है, ऐसा बताया था डोबरनियर ने। तो हम पढ़ते हैं डोबरनियर ट्राइड। अब देखिए ट्राइड का मतलब आपको पता लग गया, ग्रुप ऑफ 3 होता है। इन्होंने बहुत सारे ट्राइड्स के बारे में बताया, जैसे कि ये सबसे पहला एग्जांपल है लिथियम सोडियम पोटासियम। इनमें आप 7 और 39 का एवरेज देखोगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, ये ट्राइड आप जो है एक दो याद रख लेना, लिथियम सोडियम पोटासियम ये तो याद रख सकते हो। उसके अलावा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, अगर इनके आपको एटॉमिक मास दे रखे हैं तो एवरेज निकालोगे तो लगभग जो है बराबर आएगा। देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाए, लेकिन लगभग ये बराबर आने वाला है। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें 78 होता है, इसमें 80 आता है आंसर आपका। ब्रोमीन का 80 होता है, इसका 81.25 आता है। तो लगभग जो है बातें यहाँ पे कैच कर रही थी। ठीक है, अब देखिए पीरियोडिक टेबल में भी आप देख सकते हैं इन एलिमेंट्स को। तो लिथियम सोडियम पोटासियम ये एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। इनका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज जो है एक जैसी होती हैं। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम इन तीनों की भी प्रॉपर्टी एक जैसी ही होती है। फिर से ये इतने सारे ट्राइड बताए थे। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ ठीक बातें बताई उन्होंने। अब देखिए गड़बड़ क्या की, तो इनकी लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। लिमिटेशन में आप बोल सकते हो कि हर एक एलिमेंट को ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप सोच के देखो कि 5 ट्राइड बताए इन्होंने, तो कुल मिला के 15 एलिमेंट के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, और उस टाइम तक लगभग 30 से लेकर 35 तक आपके एलिमेंट जो है डिस्कवर हो चुके थे। तो सबके बारे में इन्होंने नहीं बताया या नहीं बता पाए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट था न्यूलैंड का। ठीक है, और इन्होंने बोला न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से या एटॉमिक वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है रिकर करती है, मतलब रिपीट करती है। ठीक है, और ये 8 पे रिपीटेशन का मतलब इन्होंने रिलेट किया है इसको म्यूजिक से, जैसे कि सारे गामा पाधा नी। उसके बाद जो है वापस से 8th एलिमेंट जो है सा ही आ जाता है, यानी कि रिपीट करता है। इसी तरह से बताया कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी। अब देखिए न्यूलैंड्स ऑक्टेव ये एनसीईआरटी के हिसाब से है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सबसे पहले रखा, उसके बाद लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। उनके समय तक नोबल गैसेस के बारे में हमें नहीं पता था। ठीक है, तो नोबल गैसेस बीच में नहीं आ रही। ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद फ्लोरीन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है कुछ हद तक मैच करती है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर। उसके बाद क्लोरीन जो है, फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों की प्रॉपर्टी कुछ हद तक मैच करती है। पोटासियम कैल्शियम। अब देखिए इसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स को इन्होंने रखा, लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि
न्यूलैंड्स ऑक्टेव केवल कैल्शियम तक ही ठीक से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को बता पाता है, उसके बाद के जो ये एलिमेंट है इनके बारे में अच्छे से ये बातें नहीं बता पाता है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन हो जाती है। तो कुल मिला के न्यूलैंड ऑक्टेव जो है केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद देखिए जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए उन एलिमेंट्स को किस तरह से और कहाँ पे रखा जाएगा, ये भी बात इन्होंने नहीं बताई। ठीक है, जैसे कि खुद ही सोच के देखो कि नोबल गैसेस जब डिस्कवर होंगी किसी भी तरह से, ठीक है, इनके टाइमलाइन के बाद, उसके बाद सोच के देखो कि नोबल गैसेस का मास जो है, नोबल गैसेस का मास जो है ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद आएगा डेफिनेटली। नियोन का जो है फ्लोरीन और सोडियम के बीच में होता है मास। ठीक है, तो नियोन को कहाँ पे रखोगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई इनके लिए। अब देखिए उसके बाद देखते हैं उसके बाद और क्या लिमिटेशन थी। नोबल गैसेस के मैंने बता ही दिया। उसके बाद लिमिटेशन ये थी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है ये आपकी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नहीं होता है। ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास इज नॉट ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो एटॉमिक मास पे डिपेंड ना करने की बजाय पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ये बात शायद हमने क्लास में नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो जब भी रेगुलर क्लास होगी इसको मैं बताऊंगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, लोथर मेयर्स कर्व, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियोडिक टेबल थी, यानी कि इनका काम जो है बहुत सराहनीय, बहुत सराहा लोगों ने। ठीक है, और सच में एक उम्दा काम किया था इन्होंने। ठीक है बेटा, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक पीरियोडिक लॉ भी दिया। इन्होंने क्या बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास के। ठीक है, जो कि ये बात जो है बाद में जाके गलत हो जाती है, लेकिन फिर भी इस बात को आप याद रखेंगे, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये है एक्चुअल में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना या पता होना चाहिए, जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम। उसके बाद देखिए उसके बाद जो एलिमेंट आना चाहिए इन्होंने खाली जगह छोड़ दी। ठीक है, अब ये जो खाली जगह छोड़ी इन्होंने, इनका नाम रख दिया इन्होंने। अब देखिए एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट आता है इसका नाम इन्होंने रख दिया एका एल्यूमिनियम। ठीक है, एका का मतलब होता है एक पहले, एका एल्यूमिनियम इस तरह से रख दिया। इसी तरह से सिलिकॉन के नीचे का जो एलिमेंट था उसके बारे में हमें उस टाइम तक नहीं पता था। ठीक है, तो सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट आता था उसका नाम रख दिया एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। उसके बाद कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी पीरियोडिक टेबल के अंदर। सबसे पहली बात ये थी कि इन्होंने अपना ये जो पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट दिया था ये पूरा का पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था। एक्सपेरिमेंट कैसे किए, तो एक्सपेरिमेंट कुल मिला के थे इनके, ये जो कंपाउंड है इनका फॉर्मूला निकालना। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाता है, ये हम निकाल सकते हैं वैलेंसी चेक करके। वैलेंसी कैसे निकालते हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर। ठीक है, ये अपने आप में एक ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, तो इसको 11th क्लास में पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला अभी अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला आया था R2O, ये आपको शायद 2 नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फॉर्मूले आए थे इनसे इन्होंने बहुत सारी बातें इंटरप्रेट की। इन्होंने सभी एलिमेंट्स को इन ग्रुप्स के अंदर रखा। ये जो ग्रुप थे ये कुल मिला के आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे थे। ठीक है, ये किसको प्रोड्यूस कर रहे थे, ये आपको बता रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है बेटा, उसके बाद इन्होंने कुछ जो है पीरियड्स भी बनाए, तो ये सारे के सारे पीरियड कहलाते हैं। अब देखिए इसमें से बहुत सारी बातें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, इसका थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन देखते हैं। ये आपका रिफाइंड वर्जन है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिलेगा इसी तरह से। अब देखिए यहाँ पे गैलियम के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने गैलियम का नाम दिया था एका
एल्यूमिनियम। ठीक है, ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा? गैलियम आएगा। गैलियम उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इन्होंने पहले ही बता दी थी। इसी तरह से जर्मेनियम की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जर्मेनियम को नाम दिया था एका सिलिकन। ठीक है, अब ये जो ए और बी है, इसका मतलब क्या होता है? तो ए का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब होता है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ए के अंदर रखते हैं। ठीक है, और बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो भी बी ग्रुप के अंदर आपको मिलेंगे वो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट मिलने वाले हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, स्कैंडियम, अटरबियम, लेंथेनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, ये सभी क्या है? बी ग्रुप के अंदर आते हैं, यानी कि ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये खास बात थी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो मेरिट्स क्या क्या थी, अच्छी बातें क्या क्या थी? सबसे पहली बात तो यही थी कि न्यू नए एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने प्रिडिक्शन दे दी थी। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो अनआइडेंटिफाइड थे उस टाइम तक, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने बता दी थी। मेनली गैलियम और जर्मेनियम की बात करते हैं। ठीक है, और इनको नाम कैसे दिया? तो नाम जो है एका करके दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था एका एल्यूमिनियम, और जो बाद में हमें पता लगा गैलियम। अब देखिए एका एल्यूमिनियम की ये सारी प्रॉपर्टीज इन्होंने पहले ही बता दी थी। ठीक है, अब देखिए ये गैलियम आपका, तो इनको आप मैच करके देखो कितना जो है एक्यूरेट ये प्रॉपर्टीज इन्होंने प्रेडिक्ट की थी, जबकि इनको इनके इस एलिमेंट के बारे में तब तक नहीं पता था। ठीक है, डेंसिटी लगभग इन्होंने सेम बता दी। मेल्टिंग पॉइंट चलो ठीक है, लो होता है 29.76 डिग्री सेल्सियस का मतलब लो ही होता है। ठीक है, गैलियम मैं आपको बता दूं, गैलियम मेटल को अगर आप अपनी हथेली के ऊपर रखोगे तो ये पिघल जाता है। ठीक है, लिक्विफाई हो जाता है बड़े आसानी से। फॉर्मूला इसका, तो फॉर्मूला इन्होंने बताया था एका एल्यूमिनियम 2O3 इस तरह का एक ऑक्साइड बनाएगा, और गैलियम भी इसी तरह का ऑक्साइड बनाता है। डेंसिटी इसकी क्या होगी ऑक्साइड की? तो डेंसिटी में लगभग बराबरी, मतलब ठीक ठाक बता दी थी। सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी क्या होती है? तो अल्कली और एसिड दोनों के अंदर मिक्स्ड सोल्यूबल होते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये हम एसिड बेस के अंदर पढ़ेंगे। ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो अल्कली और एसिड, अल्कली का मतलब होता है बेस, बेस और एक एसिड के अंदर, दोनों के अंदर सोल्यूबल हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और अगर मेटल है तो मेटल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सोल्युबिलिटी का है। नेक्स्ट आपके पास क्लोराइड का फॉर्मूला, तो क्लोराइड का फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट किया इन्होंने। वोलेटिलिटी, यानी कि वोलाटाइल होता है या नहीं होता है? तो वोलाटाइल भी होता है। तो ये सारी की सारी बातें जो है बिल्कुल ठीक बताई थी इन्होंने। ठीक है, तो ये इनकी खासियत है। इसके अलावा एका सिलिकन को अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी भी आपको बिल्कुल मैच करती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात, खास बात पढ़ रहे थे, तो खास बात मैंने आपको बताया कि इनका काम जो था वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था। ठीक है, और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था अपने पीरियोडिक टेबल का, एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी था। ठीक है, वैलेंसी का मतलब आपको सबको पता है। इसके अलावा कुछ और भी खतरनाक काम किए थे इन्होंने, जैसे कि एक काम था करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इनके टाइम तक जो है कुछ साइंटिस्ट एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स का निकाल चुके थे। ठीक है, और ये एटॉमिक मास निकालने का तरीका जो है एक्सपेरिमेंटल होता था पहले। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया था, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एलिमेंट्स का जो है एटॉमिक मास को गलत निकाल दिया था। ठीक है, जैसे कि उस टाइम तक बेरिलियम का जो मास था वो 13.5 माना जाता था, लेकिन एक्चुअल में बेरिलियम का एटॉमिक मास जो है 9 होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसको करेक्ट किया। इसके अलावा इंडियम, टेल्यूरियम और गोल्ड, इनकी भी इनकी भी वैलेंसी को इन्होंने करेक्ट किया, और अल्टीमेटली इनका मास भी यहाँ पे ये करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास लिमिटेशन।
लिमिटेशन क्या क्या थी, तो देखिए हाइड्रोजन हर जगह टांग अड़ाता है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल की तरह भी होती है और हेलोजेंस की तरह भी होती है। ठीक है, दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है। अल्कली मेटल जैसी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, हेलोजन की तरह की यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो इसलिए हाइड्रोजन, अगर आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखोगे यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर भी यही लिमिटेशन आती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की पोजीशन को हम एक्चुअल में फिक्स नहीं कर पाए हैं, हाइड्रोजन को बस टॉप में रख देते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम वहां पे इसको एग्जैक्टली रख नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर ओनली। ये एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है, ना कि एटॉमिक मास का। ठीक है, अब देखिए इनकी कुछ लिमिटेशन और थी, जैसे कि इन्होंने बताया था कि जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट्स को रखा था। ठीक है, लेकिन फिर भी टेलोरियम को पहले रख दिया और आयोडीन को बाद में रख दिया। आप देख सकते हो आयोडीन का मास कम होता है और टेलोरियम का ज्यादा होता है, तो आयोडीन पहले आना चाहिए था और टेलोरियम बाद में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, टेलोरियम को पहले रख दिया और आयोडीन को बाद में रखा। ऐसा क्यों किया? इसी तरह से कोबाल्ट को पहले रखा जाता है और निकल को बाद में रखा जाता है, जबकि कोबाल्ट का मास ज्यादा होता है और निकल का मास क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन थी, तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें लिमिटेशन हो सकती है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। H11 इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। H12 देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम। और H13 इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। तो कुल मिला के इन आइसोटोप्स को कहाँ पे रखा जाए, ये बात मेंडलीव ने नहीं बताई थी। ठीक है बेटा, तो ये इसके लिमिटेशन निकल के आ जाती है। तो ये है मेंडलीव्स वर्क। उसके बाद देखते हैं हेनरी मोजलेज वर्क। तो हेनरी मोजले ने क्या किया था, हेनरी मोजले ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था बिटवीन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एलिमेंट एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेटल्स के जो है मेटल्स को रिलेट किया था। तो देखिए एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, ठीक है, वर्सेस एटॉमिक नंबर, ये ग्राफ बनाया था इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने इनको मिला कि जब इनको यहाँ पे जो है इस ग्राफ के ऊपर रखा जाता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है, तो इसका एक लीनियर रिलेशन भी निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या आ जाएगा, तो रिलेशन आ जाएगा आपका ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं मोजलेज लॉ। ए और बी का क्या मतलब होता है ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो कुल मिला के मोजलेज लॉ क्या होती है, तो ये इक्वेशन अगर आप लिख देते हैं तो ये मोजलेज लॉ हो जाता है। अब देखिए इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंडर रूट ऑफ म्यू वर्सेस एटॉमिक मास का भी ग्राफ बनाया था। ठीक है, लेकिन म्यू अंडर रूट ऑफ म्यू वर्सेस एटॉमिक मास का जो ग्राफ आया था वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आया था। ठीक है, ये वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर जो है ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहीं से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जो है उत्पत्ति होती है, शुरुआत होती है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर ओनली। ठीक है, एटॉमिक नंबर को जो हम बेसिक प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, ना कि एटॉमिक मास को। तो ये हेनरी मोजेले का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब बाकी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। ये जो आपके दो लाइन होते हैं, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए हीलियम छोड़ दिया मैंने, क्योंकि हीलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 1s के अंदर जाता है, इसका मतलब ये भी एक एस ब्लॉक एलिमेंट कहला सकता है। ये जो बीच में एलिमेंट आते हैं इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और लास्ट में आपके आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इनको याद करने का तरीका बताया था हेलेना की रब से फरियाद। फर्स्ट ग्रुप, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अल्कलीन अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये याद करने का तरीका था। बैंगन आलू गाजरीन थैला, बोरोन फैमिली, कहे सीताजी सुनो प्रभु, कार्बन फैमिली, निक्टोजेंस नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, उससे तेरे को प्रॉब्लम, चाल्कोजेंस बोलते हैं, फिर हेलोजेंस बोलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, फिर चली बात इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। नोबल गैसेस बोलते हैं लास्ट ग्रुप को हिना नेहा और करीना जेरोक्स रानी के। इनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। सचिन तिवारी ने क्रिकेट में फिर से कोई नया कप जीता, 3D सीरीज बोलते हैं। उसके बाद यारी जरा डिबाना मौत तक रुकावट रहेगी पर आगे कूदना, ये आपकी 4D सीरीज रहेगी। उसके बाद ला अवतार वरना रेउस आयरन रोड से पिटाई और होगी, ये आपकी 5D सीरीज कहलाती है। और फिर 6D सीरीज आपके पास अच्छी रफ्तार दबा सिंगम भाई हसमत देसराग सुना, ये आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब बातें आपको अभी अभी के लिए प्रिपेयर करनी है। ठीक है बेटा, अब देखिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आप इनको पढ़ना अच्छे से। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो, हमारे पास जो है 3-4 मिनट बचे हुए हैं, तो डाउट के लिए ओपन है। बाकी आज के लिए कंटेंट हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। हाँ बेटा, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ बेटा, परीक्षित, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका मैंने क्लास में लिखवाया था आपको। देखो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको याद करने के तरीके। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो परीक्षित। ये याद करने का तरीका है, अल्कली मेटल है लीना की रब से फरियाद, ये हिंदी में आपने उच्चारण करने हैं इनके। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इनके आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोरोन फैमिली, बैंगन आलू गाजर इन थैला या बैगिट, कार्बन फैमिली में कहे सीताजी सुनो प्रभु। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। यस सर। नेक्स्ट देखो, ये फटाफट स्क्रीनशॉट करो इसका भी। हो गया। यस सर। नेक्स्ट,
ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है, और लास्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ये याद करने के तरीके हैं बेटा, ठीक है। इनको बार बार लिख के देखना, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।